हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विद शिवम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेस देखने को मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वहाँ से आप जाकर क्लासेस ले सकते हैं। पर लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी और डिमांड भी यही थी कि बच्चे कह रहे थे कि 11th-12th के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस देखने को नहीं मिल रही है। मतलब कि जो क्लासेस हमने डाली हुई है वो टॉपिक से रिलेटेड डाली हुई है, हर टॉपिक को अच्छे से है। अगर 11th-12th के बच्चे भी वो करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। पर लेकिन बच्चों को चाहिए कि एक ऐसी सीरीज़ मिल जाए जिसमें ओनली 11th-12th का हो, या फिर मतलब कि 11th-12th के सिलेबस से रिलेट करते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हो। तो हम यही सीरीज़ अब चलाएंगे। और इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि पूरा सिलेबस 11th और 12th, मतलब कि कुछ बोर्ड्स में 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स दी गई है और कुछ बोर्ड्स में 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स दी गई है। तो उसी हिसाब से जैसे कि सिलेबस होगा 11th और 12th का, उसी हिसाब से हम इस सीरीज़ को चलाएंगे। और आपकी नोट्स वाइज, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि सर नोट्स के साथ भी ज़रूर देना। ठीक है, तो नोट्स के साथ आपको प्रॉपर वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगी। जो बच्चे चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स की जो बेसिक्स हैं उनको क्लियर करें, तो वो भी बच्चे बड़े आराम से इस वीडियोस को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक्स से बात करेंगे, बिल्कुल शुरू से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानें। आप इकोनॉमिक्स है क्या और इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती है और कितनी चीज़ें की जा सकती है, उन सब के बारे में हम बात करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, आप लाइफ में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए तो हमेशा उस सब्जेक्ट के बारे में जानिए आप पहले। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहले आप जानिए कि वो सब्जेक्ट कहता क्या है, उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की। मैं बिल्कुल बैकग्राउंड से, बिल्कुल बेसिक्स से बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स को एक नाम बोला जाता है जिसे बोलते हैं अर्थशास्त्र। आपने सुना होगा अर्थशास्त्र। अब मैंने अर्थशास्त्र का नाम क्यों लिया है समझिए। एक बुक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और वो बुक किसने लिखी थी? वो बुक लिखी थी कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य। कौटिल्य के दो नाम थे जिन्हें कहा जाता था विष्णुगुप्त और चाणक्य। विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य ने एक बुक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, और इस बुक को लिखा गया था पॉलिटिकल साइंस के लिए। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए। इस बुक में बेसिकली बताया गया था कि किसी भी राज्य, किसी भी स्टेट को किस टाइप से बिल्कुल सिस्टमेटिकली चलाना है, और इसमें ही बुक में इतना कुछ अच्छे से डिफाइन किया गया था कि आगे चलकर इसको ही इकोनॉमिक्स नाम दिया गया। अब समझते हैं हम इकोनॉमिक्स को। देखिए, इस अर्थशास्त्र में जो अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है मनी। क्या होता है उसका मीनिंग? मनी। और जो शास्त्र होता है वो होता है एक बुक या सब्जेक्ट। तो ये जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, ये क्या है? ये मनी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज है उनके बारे में स्टडी है। तो इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में थ्योरी ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स द थ्योरी ऑफ मनी। मनी से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज हैं हम उसमें इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के जो फादर माने जाते हैं उन्हें वो कौन है? वो है एडम स्मिथ। कौन है वो? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। ये शॉर्ट नेम है वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नेम है, आराम से उसको देख लेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन। और वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, वेल्थ ऑफ नेशन में एडम स्मिथ ने सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को क्लियर किया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को बताया। और इकोनॉमिक्स को उन्होंने क्या कहा? धन का विज्ञान, मतलब कि साइंस ऑफ वेल्थ। साइंस ऑफ वेल्थ। तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया कि साइंस ऑफ वेल्थ है, या इसे हम थ्योरी ऑफ मनी भी कह सकते हैं। और किसने बताया? वेल्थ ऑफ नेशन में। तो आप नाम याद रखिएगा बुक का। बुक का नेम बहुत बड़ा है, मतलब कि एन इंक्वायरी ऑफ पूरा करके है, पर लेकिन आप इतना याद रखेंगे तो इतना भी चलेगा। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं हम, क्या कैसे क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे जानी है। 2 सेकंड रुकिए आप, मैं इसको चार्ज पे लगा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, इकोनॉमिक्स क्या है। अब इस इकोनॉमिक्स में हमें और अच्छे से जानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्या सिर्फ धन का विज्ञान ही, या फिर हम थ्योरी ऑफ मनी जिसको कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही इकोनॉमिक्स है? नहीं, इकोनॉमिक्स बहुत आगे तक है, इसको हम समझते हैं। देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अलग तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, और कुछ बहुत ही प्रचलित
बहुत ही फेमस डेफिनेशंस हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे मार्शल की। मार्शल एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स में माने जाते हैं, और मार्शल के बारे में हम जानते हैं कि मार्शल क्या कहते हैं। देखिए, मार्शल का कहना है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ द वेल्थ एज वेल एज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मतलब कि मार्शल ओनली साइंस ऑफ वेल्थ को नहीं कह रहे हैं, मार्शल कह रहे हैं कि साइंस ऑफ वेल्थ तो है, लेकिन साथ ही साथ ये साइंस है किसका? ह्यूमन वेल्थ का। ह्यूमन वेल्थ मतलब मानव कल्याण का। मतलब कि सिर्फ धन के विज्ञान पर, मतलब कि थ्योरी ऑफ मनी पर इकोनॉमिक्स नहीं टिकी। इकोनॉमिक्स टिकी है ह्यूमन वेलफेयर से, मतलब कि लोगों के कल्याण से, लोगों का किस तरीके से वेलफेयर होगा उससे भी टिकी हुई है, उसका भी ये साइंस है। इसको ही मार्शल ने एक बहुत लाइन है ये जो कि पूछी जाती है, मार्शल ने इसको ही नॉर्मेटिव साइंस भी कहा। क्या कहा? नॉर्मेटिव साइंस। कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्मेटिव साइंस किस व्यक्ति ने या किसके थ्रू कहा गया है, किसके थॉट हैंगे, तो ये मार्शल के थॉट है। मैं आपको जितना डीपली यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास के अकॉर्डिंग, देखिए 11th क्लास में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे बच्चे भी सिंपल वे में, जैसे कि ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ लेते हैं, और बहुत बेसिक सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 11th क्लास में इकोनॉमिक्स इस तरीके से पढ़िए कि आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम ना हो इकोनॉमिक्स पढ़ने की, और मैं बहुत डीपली लेके आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मार्शल ने इसको थोड़ा सा और डिफाइन किया। रॉबिन्स की जो डेफिनेशन थी वो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिफाइन करती है। क्या कहती है? इकोनॉमिक्स द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इन्होंने सिर्फ किससे जोड़ा था? ह्यूमन कल्याण, मतलब वेलफेयर से जोड़ा था। लेकिन रॉबिन्स कहते हैं कि सिर्फ ये ह्यूमन वेलफेयर नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को भी देखती है। किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है, ये उसकी भी साइंस है। और ये किस तरीके से? ये दो रिलेशंस की बात करता है, रिलेशन बिटवीन एंड्स, इस एंड्स का मतलब अभी जानेंगे हम, और लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, बात हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई साधन है, मतलब कि रिसोर्सेज है, मैं दोनों वर्ड्स बोलता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे पता है इंग्लिश देखने वाले हैं और बहुत सारे बच्चे हिंदी देखने वाले हैं। तो अगर ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे तो फिर हिंदी वाले सोचते हैं कि सर हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो पा रही, हमें कुछ टॉपिक्स के वो वर्ड्स के मतलब नहीं पता चल रहे, तो मैं दोनों बोलता हूँ, तो आपको बड़े आराम से समझ में आ रही होगी। देखिए, समझिए, रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिमिटेड है। मतलब कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी हम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ कर रहे हैं, तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। पर लेकिन जो ह्यूमन वांट्स है, ह्यूमन वांट्स मतलब कि इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं, लोगों की इच्छाएं कैसी है? लोगों की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मान लीजिए आज मेरे पास साइकिल है और मैं साइड में देखता हूँ कि कोई व्यक्ति बाइक पे जा रहा है, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं बाइक ले लूँ। और मैं अगर बाइक ले लेता हूँ तो मेरी इच्छा होती है कि मैं कार ले लूँ, और अगर मैं कार ले लेता हूँ तो मेरी इच्छा उससे भी ज़्यादा सामान लेने की होती है। जैसे कि कार भी मैं फिर बड़ी वाली कार लूँगा, बड़ी वाली भी कार लूँगा, आजकल वो चलती है सन रूफ वाली कारें, तो मैं उस टाइप की कार लूँगा। मतलब क्या है? इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो रही। तो ह्यूमन वांट्स, जो एंड्स का मतलब है वो ह्यूमन वांट्स ही है कि ये हमारे एंड, मतलब ह्यूमन वांट्स कभी भी खत्म नहीं होंगी। और दूसरी चीज क्या है? रिसोर्सेज। तो मतलब रॉबिन्स का कहना था कि जो इकोनॉमिक्स है वो ह्यूमन वांट्स, मतलब कि हमारी इच्छाएं, और हमारे रिसोर्सेज के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है। और जब हमको ये चीज नहीं मिलती है तो हम क्या ढूंढते हैं? अल्टरनेटिव यूज करते हैं। मतलब कि सीधा हम क्या करते हैं? उसका अल्टरनेट ढूंढते हैं। चलो ये नहीं तो ये सही, ठीक है, वो बात है। तो ये रॉबिन्स के अकॉर्डिंग था। रॉबिन्स इसको ह्यूमन बिहेवियर से जोड़ते हैं, और हम इसको प्रॉपर अगर देखो, ये रॉबिन्स की, ये मार्शल की, ऊपर एडम स्मिथ की, हर कोई अपनी तरीके से डिफाइन करता है। जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। पर लेकिन अगर हम सिंपल वे में एक प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहे जिसमें हर चीज आ जाए, अच्छे से पता चल जाए, तो उसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ द स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब कमी, एंड स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। मतलब वही चीज कि ये मेकिंग चॉइस भी, मतलब कि एक तरह का मेकिंग चॉइस आ जाएगा कि मेकिंग चॉइस किस तरीके से है, और प्रेजेंट इन स्कार्सिटी मतलब कमी को भी शो करता है, और स्टडी ह्यूमन बिहेवियर को भी बताता है। और कौन से रिलेशन बता रहा है? रिसोर्सेज, मतलब कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारे ह्यूमन वांट्स, हमारी इच्छाओं के बीच में रिलेशन भी बताता है। ये एक प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी जिसमें आप इकोनॉमिक्स को बहुत ही आराम से लिख सकते हैं।
जब भी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि हमेशा आपको दो, कम से कम दो, देखो एडम स्मिथ की आपको सीधा याद रहती है थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है, या फिर वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ। और अगर हम मार्शल की बात कर ले तो ह्यूमन वेलफेयर से जुड़ जाता है, और अगर हम रॉबिन्स की बात कर ले तो ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ जाता है, और रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज के। तो इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी में पूरा लिख देंगे तो टीचर बहुत इंप्रेस हो जाएगा और काफ़ी अच्छे नंबर आपको देने की कोशिश करेगा। तो आपको, मुझे लगता है अब आपको इकोनॉमिक्स बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई होगी। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जितना भी कुछ हम कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने जीवन को चलाने के लिए, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स के अंडर आता है, ठीक है। चाहे वो आपका इकोनॉमिकल फैक्टर जुड़ा हो, मतलब कि आपसे मनी से रिलेटेड जुड़ा हो, आपके बिहेवियर से रिलेटेड जुड़ा हो, ठीक है। बिहेवियर का कैसे नाम आया, अगर एग्जांपल दूं इसमें, कि अगर आपके पास पैसा होता है ना तो आपका बिहेवियर भी अलग होता है, और आपके पास पैसा नहीं होता तो आपका बिहेवियर भी थोड़ा सा अलग होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक एग्जाम्पल अक्सर देता हूँ कि अगर मैं बाइक से जा रहा हूँ और मुझे रास्ते में कोई भी पुलिस वाला रोक लेता है और वो मुझसे कहता है कि भाई अपना लाइसेंस दिखो, और मेरी जेब में कोई भी पैसा नहीं है, तो पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि सर थोड़ी सी दूर जान दीजिए, और वो मैं भूल गया ये वो। लेकिन अगर मेरी जेब में 10,000 रुपये रखे हैं ना तो मेरा बिहेवियर एक अलग टाइप सा होगा। मैं सीधा जेब में से पैसे निकालूंगा और उसको जेब में कहूँगा कोई नहीं आप रख लो, बच्चों के लिए रख लो, इस तरीके से। तो मतलब क्या है कि ये जो पैसा है, ये जो मनी है, ये किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर को भी चेंज कर देती है, इसकी स्टडी भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही आती है। कैसे लोगों का कल्याण होगा, लोगों को भले के बारे में सोच सकते हैं, वो भी सारा इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। ये सब कुछ इकोनॉमिक्स है, मतलब कि हर एक चीज इकोनॉमिक्स है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा इसको, पर लेकिन हर एक चीज इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। अब हम आगे चलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़नी है। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को हमें समझना होता है। दूसरा टॉपिक जो है वो है इकोनॉमी। क्या है इकोनॉमी? जिसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है, मतलब कि एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम क्या देखते हैं, जिसमें हम अपने लिविंग, मतलब कि जो हम रह रहे हैं किस तरीके से रह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर मैं रह रहा हूँ तो मैं जब पैसे कमा रहा हूँ तो उसमें सेविंग्स आता है, उसमें मेरा कंजम्पशन आता है, और उसमें मेरा सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आता है, प्रॉफिट लॉस सब कुछ आता है। तो इन सब का ही क्या करना, इन सब का हिसाब रखना, एक सब कुछ देखना कि प्रोडक्शन कितना हुआ, एक्सचेंज कितना हुआ, मैंने प्रॉफिट कितना किया, लॉस कितना किया। तो ये सारी चीज़ों को देखना ही इकोनॉमी कहलाती है, मतलब कि अर्थव्यवस्था। अपन देखो, अगर मैं सिंपल से बात करूं, अर्थव्यवस्था, हिंदी के जो वर्ड्स हैं ना इसके, वो बहुत अच्छे से डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। अर्थ का मतलब मैंने क्या बताया था, मनी, और व्यवस्था क्या होती है, सिस्टम। आपकी मनी का सिस्टम, मनी को एक व्यवस्थित रूप से रखना, व्यवस्थित मतलब कि एक सिस्टमेटिकली उसको रखना। और सिस्टमेटिकली कब रखोगे आप? जब अपने खर्च को देखोगे कि मैंने इतना खर्च कर दिया, मैंने इतना सेव कर लिया, मैंने इतना इन्वेस्ट कर दिया, और वही सारी चीजें कि वन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सिंपल सा इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी मेन 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है मेन? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। हिंदी में बोल देते हैं इन्हें। कैपिटलिस्ट को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये 3 है। हिंदी वाले आराम से लिख लेना, वरना तो मुझसे नोट्स मांग लेना। मेरा सारा डिटेल आपको चैनल पे दिखती है, तो वहाँ से आप नॉर्मल सा, सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए। देखो, इकोनॉमी जब एडम स्मिथ ने शुरू की थी, मतलब कि एडम स्मिथ ने डिफाइन की थी, सबसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हुई थी। किसकी इकोनॉमी की बात हुई थी? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हुई थी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है पैसे वाले लोग, मतलब कि जिसके पास कैपिटल है, मतलब पैसा है, मनी है, पूंजी है। तो देखो, ऐसी मार्केट जिसमें कंट्रोल कौन कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट लोग कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट कौन? बिजनेसमैन लोग। मतलब कि मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहे हैं? बिजनेसमैन लोग कर रहे हैं। वो जैसा चाहे वैसा हो जाए। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई कंपनी है, कंपनी चाहे जैसा चाहे, जैसे कि जियो मान लीजिए, जियो है, कंपनी चाह रही है कि मैं कल को ही 5,000 का रिचार्ज कर दूं, तो वो 5,000 का रिचार्ज कर देंगी, और मतलब कि उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। तो इसे बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसे क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट, मतलब कि जो पूंजीपति लोग हैं, जो
कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को क्या करें, कंट्रोल करें। इसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। यहां पर जो गवर्नमेंट होती है उनका कोई रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। दूसरा होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कहलाती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है कि एक ऐसी मार्केट जहां पर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, किसके बारे में? आपकी मार्केट को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मतलब कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलेगा। कैपिटलिस्ट लोगों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा। और गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है लोगों का वेलफेयर, मतलब कि लोगों का कल्याण। तो गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज लगाएंगी, ऐसी चीजें करेंगी कि जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण, वेलफेयर हो। गवर्नमेंट कहती है, करती तो जितना है वो दिखता ही है, ठीक है, पर लेकिन गवर्नमेंट कहती यही है और वोट भी इसी चीज पे होते हैं कि हम लोगों का क्या करेंगे, भला करेंगे, हम लोगों का वेलफेयर करेंगे। तो ये होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। लास्ट आती है मिक्स इकोनॉमी। क्या आती है? लास्ट मिक्स इकोनॉमी। अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ इंडियन के, तो कैपिटल इकोनॉमी में आप यूएस ले सकते हो, ठीक है। यूएस भले ही अलग दावे करता है, पर लेकिन मेनली यूएस कैपिटल इकोनॉमी का ही पार्ट माना जाता है और वो ही प्रॉपर में है। सोशल इकोनॉमी की बात करें तो हम नॉर्थ कोरिया ले सकते हैं। सोशलिस्ट मतलब कि नॉर्थ कोरिया मतलब कि पूरी तानाशाही गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो होगा, ठीक है। और अगर हम मिक्स इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी को मिक्स करके, मतलब कि साथ में जोड़कर बनाई जाती है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मिक्स इकोनॉमी। और इसका एग्जांपल कौन है? आपका इंडिया। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे गवर्नमेंट और कैपिटलिस्ट दोनों का ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वली कंट्रोल रहता है मार्केट पर। जैसे कि जियो है और गवर्नमेंट है। अगर जियो कह रही है कि 2000 करूंगी, मेरा लॉस हो गया बहुत ज्यादा, गलत है, क्योंकि हमारे जीडीपी या हमारे पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इतने वेलनेस वाले नहीं है लोग बाग, मतलब कि इतना पैसा नहीं है लोगों पे कि आपका इस तरीके से चीज़ों को करे, मतलब कल्याण का गवर्नमेंट सोच रही है। तो ये मिक्स इकोनॉमी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी इकोनॉमी होती है, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये बहुत सारी इकोनॉमी होती है, लेकिन इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको पता होना चाहिए तो काफ़ी है। इसके अलावा आपकी बुक में 2-3 इकोनॉमी और दी गई है, जैसे प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान इकोनॉमी होता है जो प्लान करके बनाई जाती है, और 2-3 नाम है बड़े आराम से, अगर आपने ये समझ लिया तो वो आप बहुत ही आराम से समझ लेंगे, ठीक है। मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं मेन चीज़ों पे जा रहा हूँ, वो ऐसी है छोटी मोटी, पर लेकिन वो आप आराम समझ जाओगे। उसके बाद आता है स्कार्सिटी। क्या होता है स्कार्सिटी? स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी होना। क्या होना? कमी होना। देखो, जब किसी चीज़ की कमी होती है, कमी कब होती है? कमी जब ही होती है जब डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सिंपल सी बात है, कमी हो जाएगी। मैं कहूँ कि मुझे तो इतनी डिमांड हो गई कि पेन ही पेन चाहिए, भाई मान लीजिए कॉलेज में, हमारे कॉलेज में एग्जाम चल रहा है और सब लोग पेन लाना भूल जाए, तो जो कॉलेज के बाहर क्या है, जो कॉलेज के बाहर मार्केट लगी हुई है, दुकानें हैं, सब उसके पास चले जाएंगे और डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सप्लाई अगर खत्म हो जाएगी तो किस हम क्या बोलेंगे? स्कार्सिटी बोलेंगे, मतलब कमी हो जाना बोलेंगे। इट्स रेफर टू द सिचुएशन व्हेन द यू हैव इट्स लेस देन द व्हाट यू विश हैव। मतलब क्या है? इन अदर वर्ड, इम्पाइल्स ए सिचुएशन व्हेन द सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कि डिमांड क्या हो जाए, डिमांड से कम हो जाए सप्लाई, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। 2 सेकंड रुकिए, ठीक है। हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्लास को थोड़ी छोटी छोटी रखेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात की जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यही है, जैसे क्या, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की क्या है, हमारे पास कमी है। मेन प्रॉब्लम्स हैं ये कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मेन मानी जाती है, जिसमें कौन सा है? पहला, सबसे पहला है आपका स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज की कमी। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, चीज़ों को कंट्रोल में रखना पड़ता है, ठीक है। और दूसरी हो जाती है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। देखो, रिसोर्सेज लिमिटेड पर लेकिन ह्यूमन वांट्स कितनी कि अनलिमिटेड। अनलिमिटेड है जी, बस अनलिमिटेड, ठीक है। तो क्या होता है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम चूज इन्वॉल्वेंटी सेटिस्फैक्शन ऑफ द अनलिमिटेड वांट्स, मतलब कि सेटिस्फैक्शन कैसे करेंगे इस अनलिमिटेड वांट का, वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज में। तो किस तरीके से, देखिए समझिए,
पहला हो गया आपका जो मेन वो है प्रॉब्लम, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, और तीसरा होता है अल्टरनेटिव यूज। कैसे अल्टरनेटिव यूज देखने को मिलेगा? तो स्कार्सिटी क्या होता है कि भाई लिमिटेड रिसोर्सेज है और लोगों पर क्या है, रिलेशन टू द पीपल्स डिमांड एंड प्रोडक्शन ड्यू टू व्हाट इकोनॉमिकल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन द होल इकोनॉमी। तो सीधी सीधी बात है कि रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, जो कि धीरे धीरे जैसे जैसे आप यूज करेंगे, जैसे डिमांड बढ़ाएंगे, उस कंडीशन में आपके रिसोर्सेज खत्म होते जाएंगे। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन क्या करता है, वांट्स करता रहता है, जब तक उसकी इच्छा होगी वांट करता रहेगा। और रिकरिंग, रिकरिंग मतलब होता है रिपीट करता रहता है कि भाई नहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, मतलब इच्छाएं हैं कभी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। ह्यूमन वांट्स हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, मतलब कि क्या होता है, ह्यूमन वांट्स का ना एक अलग जरिया है, मतलब कि आज मुझे समोसा चाहिए तो थोड़ी देर बाद मुझे समोसा नहीं कुछ और चाहिए है, मतलब कि जो चीज़ हमें मिल गई है उसकी कदर नहीं होती। बहुत सिंपल सी बात है, देखो जो चीज़ हमें मिल जाती है ना उसकी ना हम कदर नहीं करते हैं, और जो चीज़ नहीं होती उसके पीछे पागलों की तरह रहते हैं कि नहीं ये हमारे पास है नहीं। तो जो चीज़, बहुत सिंपल सी बात है, जो चीज़ मिल जाए ना उसकी कदर करो और उसके साथ खुश रहना, मतलब उस चीज़ में खुश रहना सीखो, ठीक है। तो दूसरी जो होती है हमारी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट। उसके बाद आता है अल्टरनेटिव यूज। अल्टरनेट यूज क्या होता है? अल्टरनेट यूज होता है कि चल ये नहीं मिला तो यही सही, ठीक है। इसका मतलब है कि भाई जैसे कि पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल का यूज हम बाइक में कर रहे हैं, कार में कर रहे हैं, पर लेकिन अगर बाइक कार नहीं है तो क्या पता कहीं और यूज कर ले, जैसे कि किसी को आग जलाने में यूज कर लिया पेट्रोल। तो ये क्या होता है कि अल्टरनेटिव यूज, हर चीज का अल्टरनेटिव यूज ढूंढना चाहिए हमको, और यही हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आता है, ठीक है। क्या कहेंगे, एन अल्टरनेटिव यूज इंप्लाइज द रिसोर्सेज कैन बी अप्लाइड एंड यूज फॉर द अल्टरनेटिव पर्पस, मतलब कि एक ही चीज को अल्टरनेटिव यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। हमने पेट्रोल यूज करा किसको, आग जलाने के लिए, पर लेकिन पेट्रोल काहे के लिए था भाई, कारों को बाइक्स को चलाने के लिए था या और चीज़ों के लिए था, पर लेकिन हमने किस में यूज़ कर लिया, हमने अल्टरनेटिव यूज़ कर लिया, क्योंकि हमारे पास कार बाइक थी नहीं तो हमने पेट्रोल को आग जलाने के लिए यूज़ कर लिया। तो इस तरीके से ये क्या है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम सिंपल सी है, हम भी देखते हैं डेली लाइफ में। उसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम पे, किस पे, सेंट्रल प्रॉब्लम पे। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स हमने बात करी उसके बाद हम पर कर रहे हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम में तीन चीजें आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है कि क्या, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। सबसे पहले प्रॉब्लम है क्या प्रोड्यूस करें, मतलब क्या बनाएं, ठीक है, जो हम उत्पादन बोलते हैं हिंदी में, कि क्या उत्पादन कर रहे हैं, क्या करें। उसके बाद हाउ, कैसे करें, सिंपल सी बात कि अगर पहले तो आ गया क्या करें, फिर आएगा कि भाई कैसे करें, और लास्ट में आएगा किस चीज के लिए करें, मतलब किस सेक्टर के लिए करें। देखिए समझिए, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, ये एक प्रॉब्लम है। किस टाइप की प्रॉब्लम है कि जो हमारे गुड्स सर्विस है, जो गुड्स सर्विस हम प्रोवाइड करा रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी के लिए, किसके लिए, क्वालिटी टू प्रोड्यूस ईच selected community resources are limited and cannot produce to all goods। मतलब कहने का क्या है, ये समझिए कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है, और हम जो रिसोर्सेज वो बना रहे हैं, गुड बना रहे हैं, कि क्या बना रहे हैं हम, जब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड है तो हम क्या बनाएंगे। तो इसमें क्या चीज़ आती है, व्हाट पॉसिबल कम्युनिटी टू प्रोड्यूस, मतलब कि हमें क्या बनाना चाहिए, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेज से क्या बेस्ट बनाना चाहिए, मतलब कि ये रिसोर्सेज का अच्छे से यूज कैसे करें, ठीक है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, मतलब कि हाउ मच, कितना ज़्यादा प्रोड्यूस करें, मतलब कि मान लीजिए मुझे मिला कि मेरे पास बहुत सारा कपड़ा रखा है, क्या रखा है, कपड़ा, और मैंने कपड़े को सोचा कि इस रिसोर्सेज का अच्छे से यूज किया जाए, और मैंने उस कपड़े का क्या कर दिया, शर्ट्स बना दी, क्या बना दी, शर्ट्स बना दी। अब मैंने कपड़े से शर्ट बना दी, लेकिन ये प्रोडक्शन तो मैंने कर दिया, उसका रिसोर्सेज का यूज तो कर लिया, लेकिन अब मैं कितना करूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने बहुत सारी शर्ट बना दी और वो मेरा रखे रखे खराब होगी क्योंकि बिकी ही नहीं, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा कितनी बनानी पड़ेगी, प्रोडक्शन कितनी करनी है, अपने रिसोर्सेज को बचाएंगे, क्योंकि हो सकता है उस कपड़े का कुछ और भी अल्टरनेटिव यूज हो जाए।
तो ये सारी चीजें। उसके बाद हमारे बात कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि भाई प्रोड्यूस कैसे करें। और प्रोड्यूस करने के दो तरह के रूल होते हैं, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होती है? ये ऐसी टेक्निक है जिसमें जो लेबर काम करने वाले व्यक्ति है वो ज्यादा लगते हैं और पैसा कम लगता है। सीधी सी बात है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मशीनीकरण कम होता है, मतलब मशीन वगैरह नहीं होती, लोग काम करने वाले होते हैं, मतलब कि काम करने वाले लोग हैं वो सारे इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। और जब पैसा किस तरह का, मशीनों पर जो पैसा वेस्ट हुआ है वो कम लगा हुआ है, मतलब कि लोग ज्यादा लगे हुए हैं, लोग के अकॉर्डिंग चल रहा है। दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। इसमें क्या होता है कि आपने खर्चा किया है, मोर कैपिटल लेस लेबर, खर्चा किया, और खर्चा किस पे किया? मशीनीकरण पे, ठीक है। मशीनीकरण कर दिया आपने, मशीनें लगा दी, बड़ी बड़ी भारी भारी मशीनें लगा दी, लेबर की जरूरत ही नहीं है, मशीन खुद जल्दी आपकी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस कर रही है। तो ये होता है। तो आपको ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से, किस तरह काम करना है, आपको किस तरीके से आपको लेबर इंटेंसिव रहना है, कैपिटल इंटेंसिव रहना है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्शन है, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, किस जगह पर है, वो हर चीज डिपेंड करेगी उस पर, ठीक है। लास्ट आता है होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किन लोगों के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक जूता बनाया, ठीक है, शूज़ बनाया एक, और शूज़ मैंने इतना हाईली, इतना बढ़िया बनाया क्योंकि 2-3 ब्रांड होते हैं जो आपको दिखते हैं कि इतने बढ़िया ब्रांड है जो कि कॉस्टली होते हैं। तो हमने जूता बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, और जाकर हम बेचने लगे, पर लेकिन वो इतना महंगा था कि किसी ने लिया ही नहीं। तो वही चीज़ देखनी है, हमने जो प्रोडक्शन किया है वो प्रोडक्शन हमने किस सेक्टर के लिए किया है, किस चीज़ के लिए किया है, ठीक है। तो वही चीज ध्यान रखनी है कि हम उनके लिए कर रहे हैं कि जो उसे पे कर सकें, या उनके लिए कर रहे हैं जो उनको पे ना कर सके, मतलब कि उनके लिए कर रहे हैं कि जो बड़े आराम से उसको बाय कर ले, या उनके लिए कर रहे हैं कि जो इसको बाय सिर्फ कुछ ही लोग कर पाए। मतलब जैसे कि अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज अगर हम बात करें कि जैसे कपड़ों की होती है या फिर शूज़ की है, तो कुछ कंपनीज के हमेशा महंगे देखने को मिलते हैं, तो वो मिडिल क्लास को देखकर नहीं अपने शूज़ को डेवलप कर रहे हैं, वो सिर्फ हाई क्लास को देखकर अपने शूज़ को डेवलप कर रहे हैं। पर लेकिन कुछ कंपनीज को आपने देखा होगा वो इस तरह का उनका प्रोडक्शन होता है कि वो जो मिडिल क्लास या लो क्लास के हैं उनके लिए भी वो चलता है, पर लेकिन हाई क्लास वाले उन पे जाते ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि हर एक प्रोडक्शन को, हर एक कंपनी को इस तरह से सोचना पड़ेगा कि उनका जो मेन टारगेट है वो क्या है, मेन टारगेट उनका किस तरह की ऑडियंस है, किस तरह का क्या है। तो ये चीजें होती हैं। ये कुछ चीजों के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन क्या थोड़ी कर लेंगे। मैंने इसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई है, जैसे इकोनॉमिक्स क्या है उसके बारे में और सारी चीजें पढ़ाई है, तो इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स भी बने हुए हैं, और मैं आपको एक और चीजें बता देता हूँ कुछ। आप ये तो मैंने आपके नोट्स बनवाई दिए हैं, ठीक है। साथ में इन नोट्स के साथ साथ आप इन नोट्स को बढ़ा भी सकते हैं। 2-3 बुक हैं, कोई प्रमोशन नहीं है ये, ठीक है। अच्छी बुक्स हैं तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी होती है, सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से रीड कीजिए, बहुत अच्छी होती हैं, अगर आप रीड करेंगे तो अच्छे से समझेंगे उसको। दूसरी बुक, अगर आपको नोट्स थोड़े से और बड़े करने हैं तो आप टी.आर. जैन ले सकते हैं, संदीप ले सकते हैं, 1-2 बुकें हैं ये इकोनॉमिक्स की, बहुत अच्छी बुकें हैं, आप इनको ले सकते हैं और यहाँ से थोड़ा सा अपने डाटा को और इंक्रीज कर सकते हैं। ये डाटा वैसे तो जितना दिया गया है आप अपने अच्छे से, जितना समझाया मैंने उसको अच्छे से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, पर लेकिन आप इससे इसके डाटा को भी इंक्रीज कर सकते हैं। आप नॉर्मल टी.आर. जैन या फिर संदीप किर की बुक आती है उसको भी देखकर उनको भी थोड़ा सा उससे और इंक्रीज चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ उसको तो करना ही करना है, उसके साथ साथ अपना भी कुछ ऐड कर लो तो ज़्यादा अच्छा होता है। नोट्स अच्छे से क्रिएट करना, ठीक है। अगर आप प्रॉपर 11th-12th के लिए पढ़ रहे हैं तो नोट्स बने होने चाहिए, ठीक है। नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको फर्स्ट यूनिट में एक और चीज़ है जिसे बोलते हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे एक वीडियो 11th-12th के अकॉर्डिंग बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ होती है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसकी भी वीडियो शायद बनी हुई है, नहीं बनी हुई तो बाद में बना देंगे, पर लेकिन आपको पहले ये लेक्चर लेना है, फिर उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स लेना है, उसके बाद पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, जितना भी आगे हम और सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, चलिए हम आज इतना ही रखते हैं, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।